आपका स्वागत है डे 23। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जिस पे हमें आज बात करनी चाहिए। आप में से कई सारे पेरेंट्स लगातार रिपोर्ट करते आए हैं कि बच्चे के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं और फिर दोबारा से सिम्टम आ जाते हैं। उनका आई कांटेक्ट बन जाता है, फिर दोबारा से आई कांटेक्ट बिगड़ जाता है, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है। ये सारा कुछ फॉलो करते हुए फिर अचानक से हाइपर एक्टिविटी दोबारा आ जाती है। आप में से कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमसे थोड़े पहले से जुड़े हैं, 2 महीने से जुड़े हैं, 3 महीने से जुड़े हैं, और उनमें ये ज़्यादा रिपोर्टिंग आ रही है या आती रहती है कि बच्चा तो ठीक हो गया था, हाइपर एक्टिविटी चली गई थी, टो वॉकिंग चला गया था, स्पीच भी वापस आ गया था, कॉन्स्टिपेशन भी गायब हो गया था, नींद भी बड़ी आ रही थी, लेकिन अब उनमें से कुछ ना कुछ सिम्टम्स दोबारा से देखने को मिल रहा है, फिर दोबारा ठीक हो जाता है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, इस फ्लक्चुएशंस क्यों हैं और कैसे इसको रोकें और कैसे वो कंसिस्टेंसी लाएं, इस पे बात करना समझना हमारे लिए ज़रूरी है, साइंटिफिक तरीके से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो जो सवाल है, सवाल बड़ा क्लियर है, दैट इज द फ्लक्चुएशन इन द सिम्टम्स। सिम्टम्स का ठीक हो जाना और दोबारा से सिम्टम का आ जाना, आता जाता, राइट। तो ये क्यों हो रहा है, पहले तो उसको समझते हैं कि ये सारा ब्रेन का मामला है। और आपको पता है कि ब्रेन में अगर इन्फ्लेमेशन जो है उसका ऑटिज्म के लक्षणों से ज़्यादा क्लियर कोरिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जितना ज़्यादा ब्रेन में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो उतने सिम्टम वापस आएंगे, यानी कि सिम्टम वापस आ रहे हैं यानी कि ब्रेन में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, सिम्टम ठीक हो रहे हैं यानी कि ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है। तो जब भी जो सिम्टम बढ़ेंगे इसका मतलब इन्फ्लेमेशन ब्रेन में या बॉडी में बढ़ रहा है। सिम्टम अगर घटेंगे यानी कि इन्फ्लेमेशन ब्रेन में और बॉडी में घट रहा है। तो डायरेक्ट कोरिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। द अप इन द सिम्टम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द अप इन द इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन एंड ऑल्सो इन द बॉडी। ये तो हुई पहली बात। तो क्यों हो रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है तो सिम्टम बढ़ रहे हैं। इस बात को पहले समझ लेते हैं, फिर क्या करना है वो उसको समझेंगे। तो जो मैंने आपको बताया ये सारे रिसर्च बेस्ड हैं और ये आप देख ही रहे हैं कि एक्चुअली अगर हम बात भी करें ऑटिज्म का, एट द वेरी फर्स्ट ऑटिज्म हुआ भी क्यों, तो अगर ब्रेन को देखेंगे तो ब्रेन में पहले से ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बच्चे के जो बिहेवियर्स हैं, बच्चे का जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, वो बाकियों से अलग है। तो यही कारण है कि, और इन्फ्लेमेशन क्यों हो गया था, फिर हम वापस पीछे जाएंगे, पीछे की वीडियोस अगर आप देखेंगे, किताब पढ़ेंगे, तो इन्फ्लेमेशन होने का कारण है आसपास का एनवायरनमेंट, जिस तरह का वातावरण बच्चों को मिला, जिस तरह के का जो वैक्सीन्स हैं वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जो केमिकल ड्रग्स हैं वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो इन्फ्लेमेशन इज हैविंग अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द ऑटिज्म। तो ये रिसर्च पेपर पेज नंबर 64 में आप देख सकते हैं, ऑटिज्म से आज़ादी का। और अलग अलग जितने भी तरह के न्यूरोलॉजिकल या न्यूरो डेवलपमेंटल बीमारियां हैं, उन सब में जो कारण है वो सेम ही है। कारण इज ओनली वन थिंग, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। और उससे जुड़े हुए ये रिसर्च पेपर आपकी आंखों के सामने है, जो किताब से ही मैंने लिया, ऑटिज्म से आज़ादी से। और यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज वो होते हैं जो बड़े लोगों में अगर ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाए और बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन आ जाए, तो उसमें हम इसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज को हम बोल देंगे, फॉर एग्जांपल पार्किंसन बोलेंगे, उसे अल्जाइमर या डेमेंशिया बोलेंगे, भूलने की आदत बोलेंगे, या उनके हाथ पैर कांपते हैं पार्किंसन बोलेंगे। तो इसमें भी द कॉज रिमेन्स द सेम, इट इज द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन द ब्रेन और इन द बॉडी और टुगेदर। उसके आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 62 में जाके इसको और डिटेल में देख सकते हैं। और जैसे मैं अल्जाइमर्स की बात कर रहा था, तो अल्जाइमर्स का कारण आप अगर देखें, इन्फ्लेमेशन तो है, लेकिन जब अल्जाइमर के पेशेंट को कभी सर्दी हो जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, तो उस वक्त उसके अल्जाइमर वाले सिम्टम यानी कि भूलने वाले सिम्टम जो है वो 10 गुना और ज़्यादा हो जाता है। ये आपको समझना होगा कि जब भी आपको कभी खांसी जुकाम होता है तो उस वक्त सभी की, आपके मेरे सभी के बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो जिनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनको एक बीमारी है, बड़े में अल्जाइमर बोल सकते हैं, पार्किंसन बोल सकते हैं, अर्थराइटिस बोल सकते हैं, या छोटों में
आप उसे ऑटिज्म बोल सकते हैं, ADHD बोल सकते हैं, सेरेब्रल पाल्सी बोल सकते हैं। तो ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन तो बॉडी में है ही, और सर्दी जुकाम की वजह से या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से इन्फ्लेमेशन और बढ़ गया, और इन्फ्लेमेशन और बढ़ने से जो क्लासिक सिम्टम्स थे उस बीमारी वाले, चाहे वो भूलने वाले सिम्टम्स थे, चाहे ट्रेमर वाले सिम्टम्स थे, या ऑटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आई कॉन्टैक्ट वाले सिम्टम्स थे, या हाइपर एक्टिविटी वाले सिम्टम थे ADHD के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सारे सिम्टम्स और एग्रेवेट हो जाते हैं। तो ये सिर्फ बात बच्चों की नहीं है, ये है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़े तो बीमारी और उग्र रूप दिखने लगती है। और इन्फ्लेमेशन बढ़ने का एक कारण आपको यहाँ समझ आ रहा है कि जैसे ही आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा या जैसे ही आपको कोल्ड एंड कफ होगा तो इन्फ्लेमेशन और बढ़ेगा, तो उससे बीमारी और ज्यादा एग्रेवेट रूप में दिखाई देने लगेगी, सिम्टम और एग्रेवेटली आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको समझ आ रही बात कि जो फ्लक्चुएशन होता है वो फ्लक्चुएशन में कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं। और यहाँ पे मैं आपको होलिस्टिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ बात बच्चों की नहीं है, बात हर इंसान की, हर एज के इंसान की है, कि जब भी कभी हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा तो जिस बीमारी से हम ऑलरेडी सफर कर रहे थे वो बीमारी के सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैंने उदाहरण के तौर पे पार्किंसन का उदाहरण दिया, अल्जाइमर का उदाहरण दिया, और आपके कॉन्टेक्स्ट में ऑटिज्म और ADHD तो है ही है। तो जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ उससे जुड़े हुए ये रेफरेंस पेपर्स हैं, ये रेफरेंस पेपर पेज 64 में जाके आप देख ही सकते हैं, और जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज, इन्फेक्शन इज द मेन कॉज। अब जब भी कभी इन्फेक्शन होता है, क्योंकि हम एक ऐसे वातावरण रहते हैं जहाँ पे हर तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगी होते ही हैं, और या फिर कई बार फूड पॉइजनिंग से भी हमारे इंटेस्टाइनल सिस्टम में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या स्टमक इश्यूज या एसिडिटी बढ़ जाती है, और ऐसे में इन्फेक्शन बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो जो क्लासिक सिम्टम्स थे जिसकी वजह से हम परेशान थे, वो क्लासिक सिम्टम और ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, वो और ज़्यादा एग्रेवेट होकर दिखाई देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्फ्लेमेशन अगर कम हो जाए, इन्फेक्शन चली जाए, तो दोबारा से वो सिम्टम भी कम होने लगते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, सिम्टम बढ़ गए यानी कि इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, इन्फ्लेमेशन को घटा दो, इन्फेक्शन को घटा दो, सिम्टम फिर गायब हो जाएंगे, है ना। तो अब ये कैसे करेंगे, इसको समझने की जरूरत है। उसके लिए आपको ये स्लाइड देखना पड़ेगा। जिन चीजों से बॉडी की इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन घटती है वो ये हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमने पहले ही बताया है। जितना ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर होगा, जितनी ज्यादा ग्राउंडिंग होगी, जितना ज्यादा आपके टोटल डाइट में रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होंगे, या फिर नीम का खास प्रयोग होगा, या आप ये कोशिश करेंगे बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में कि 8 बजे के बाद तो कुछ भी ना खाए, तो इन सारी फैक्टर्स को जितना स्ट्रांगली आप इंप्लीमेंट करेंगे उतना इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन नीचे आएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उतना ही ये जो फ्लक्चुएशन है वो मैनेज होगा, यानी कि बच्चे एक बार ठीक हो गए तो ठीक ही रहेगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ ऑटिज्म और ADHD की बात नहीं कर रहे हैं, ये हर एक इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो जो भी बीमारी से वो सफर कर रहा है वो बीमारी के सिम्टम और ज्यादा एग्रेवेट हो जाते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है। अब बात करते हैं कौन कौन सी चीजों को इंट्रोड्यूस करने से इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन बढ़ सकता है, आर्टिफिशियल चीजों को। उनमें मुख्य आता है ड्रग्स। जब आप कोई केमिकल बॉडी के अंदर डालते हैं, जैसे वैक्सीन के माध्यम से डाला आपने, या एंटीबायोटिक के बहाने आपने डाला, या पैरासीटामोल के बहाने आपने डाला, या एंटीवायरल कोई मेडिसिन दे दिया, या सीजर की दवाइयाँ दे दी, या कोई स्टेरॉयड दे दिया, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेमेशन के बढ़ने से जो बच्चा ठीक हो गया था, जो सिम्टम गायब हो गए थे, वो सिम्टम दोबारा दिखाई देंगे। अल्जाइमर के कॉन्टेक्स्ट में उसके भूलने की आदत और बढ़ जाएगी, राइट। तो सिमिलरली रिफाइंड फूड, पेरेंट्स मैंने देखा है कि जैसे बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाता है तो पेरेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं, बच्चा तो ठीक हो गया, और दोबारा से बच्चे की जिंदगी में वही वाली फैक्टर्स लेके आते हैं, जाने अनजाने, जिन फैक्टर्स की वजह से आज उसकी परिस्थिति ये बनी हुई थी। और जब वो फैक्टर्स आज आ जाते हैं, जैसे रिफाइंड फूड की बात कर रहा हूँ, जैसे फास्ट फूड है, पैक फूड है, बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, या रिफाइंड ऑयल है, तो इन सारी चीज़ों से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। और इन चीज़ों का उपयोग जितना ज़्यादा करेंगे, जितने लंबे समय तक करेंगे, उतना ही सिम्टम एग्रेवेट होते चले जाएंगे। एनिमल फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, जो इन्फ्लेमेटरी फूड है, जहाँ और फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है,
एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, इन्फ्लेमेटरी फूड। तो अगर आपको बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाना है, यानी कि बच्चे के सिम्टम्स को और ज़्यादा बढ़ाना है, बच्चे की हालत और बिगाड़नी है, तो इन्फ्लेमेटरी फूड दे दीजिए। लेट नाइट बच्चे को खिलाइए, रात के 10 बजे भी खा रहा है, 11 बजे भी खा रहा है, फॉर दैट मैटर यही सब कुछ ट्रू आपके और मेरे लिए भी है। अगर हम भी ऐसा करें कि रोज रात को 11 बजे ही डिनर करेंगे, तो कुछ दिनों के अंदर हमारे बॉडी की इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएंगी। आप देखेंगे कि बॉडी में स्टिफनेस आ जाएगा पहले तो, यानी सुबह जब भी उठेंगे तो पूरे बॉडी में ऐसा लग रहा है पेन हो रहा है, फिर कुछ देर बाद, कुछ समय घंटों बाद फिर वो ठीक होता है। स्टमक इशू आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ब्लोटिंग होने लगेगी, धीरे धीरे वेट बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे बीपी शुगर बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे वीकनेस बढ़ने लगेगी, ब्रेथलेसनेस बढ़ने लगेगी, और इस तरह से हम बीमारी की तरफ अपने आप को खुद ही धकेलते हुए नजर आएंगे। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे एज ए फैमिली कि हम अपने लाइफ में इन चीज़ों को घुसने ना दें, और हम अपने लाइफ में बराबर इन चीज़ों का पूरी तरह से पालन करें। जब ये कम हो जाता है और ये बढ़ जाता है तो इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो वो फ्लक्चुएशन दिखाई देने लगती है कि पहले तो पेरेंट बड़े स्ट्रिक्टली करते हैं, और जब बच्चे में इंप्रूवमेंट होती है तो बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जिस तरह से नहाना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि एक दिन मैं बहुत बढ़िया ढंग से नहा लूंगा तो जिंदगी भर के मैं क्लीन रहूंगा। रोज ही नहाते हैं ना, राइट, तभी तो आप क्लीन रहते हैं रोज ही, या हर दूसरे दिन अपने कपड़ों को धोते हैं ना, तभी वो क्लीन रहता है। तभी उसी तरह से, ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी भी काम करती है। अपने आप से पूछिए कि अगर बच्चे में बाई चांस आपने देखा कि कोई हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई फॉर एग्जांपल, तो खुद से पूछिए कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया। कुदरती भी हो सकता है, कुदरती ऐसे कि सांसों से कभी कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, तब भी हो सकता है, और लेकिन वो कम से कम हो, मिनिमाइज्ड हो। तो आप ऑलरेडी नीम का सेवन कर रहे हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को इतनी स्ट्रांग रखेगी कि इस तरह का जो कुदरती फैक्टर्स हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया, वायरस बैक्टीरिया हो गया, तो उससे आपको बचाव मिलता रहे। याद रखिए, नीम एक ऐसा प्लांट है जो नेचुरल पेस्टिसाइड है, नेचुरल पेस्टिसाइड है। इसीलिए जैसे कोई भी क्रॉप जब ग्रो करते हैं, जैसे दाल है, चना है, फल है, वेजिटेबल्स हैं, तो खूब सारे पेस्टिसाइड देने पड़ते हैं, नहीं तो पेस्ट यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं। लेकिन नीम के पेड़ को देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नीम का पेड़, नीम के पत्ते खुद ही पेस्ट रिपेलेंट होते हैं। तो ये उसकी खूबी है। इसीलिए आपने देखा कि भरपूर, हमने भी आपको रिकमेंड किया नीम के उपयोग के लिए, और भरपूर आपने देखा कि बच्चों में इंप्रूवमेंट आया व्हेन यू स्टार्टेड दिस, राइट। तो खैर, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैसेज इज वेरी क्लियर कि फ्लक्चुएशन बच्चों में अगर आ रहा है तो न जाने अनजाने आप कुछ चीज़ों को जोड़ रहे हैं जिसे नहीं जोड़ना चाहिए, और जाने अनजाने आप कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे जोड़े रखना है, इसे दूर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज पे स्टिक रहेंगे तो फ्लक्चुएशन के चांसेस नहीं रहेंगे, और बच्चे में हर दिन सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही दिखता जाएगा, इम्प्रूवमेंट ही दिखता जाएगा। तो इस बात को जितना अच्छी तरह से आप समझ लें उतना अच्छा है। और ये जब मैं बता रहा हूँ तो सिर्फ मैं बच्चों की कॉन्टेक्स्ट में नहीं बता रहा हूँ, एक बार फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान, बीमार इंसान या हेल्दी इंसान, अगर कोई हेल्दी से हेल्दी इंसान भी इन चीज़ों को जोड़ देगा अपने जीवन में, इन चीज़ों को छोड़ देगा, तो हेल्दी नहीं रह सकता। और जब भी हम बीमार पड़ते हैं कि कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज हो या कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो, उसमें सिर्फ पहली चीज़ यही होती है कि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ जाते हैं, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और फिर वो इन्फ्लेमेशन की वजह से बीमारी बढ़ती रहती है। हमारे बॉडी के सेल्स मरने लगते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वी फील सर्टेन काइंड ऑफ सिम्टम्स। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर जवाब मिल गया कि बच्चे के कुछ सिम्टम ठीक हो गए थे, फिर वापस क्यों आने लगे। तो अब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, और जो डायरी हमने आपको दी है, जो डायरी आपने बाय की है, जो किताब का पार्ट है कैन ट्रैकर डायरी, वो डायरी का पर्पस ही ये है कि आप जो भी बच्चे के साथ कर रहे हैं पर डे, उसको दर्ज कर रहे हैं लिखित में, ताकि आप पीछे मुड़ के देख सकें कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया, कोई चीज छूट तो नहीं गई। कोई मामूली दिखने वाली चीज भी आपके बॉडी के लिए बहुत फायदा है, नुकसान कर सकती है। जैसे नीम बहुत ही मामूली दिखता है, हर जगह दिखाई देता है, जबकि ये दुनिया की सबसे अच्छी दवा है, राइट। जैसे कि मान लो ड्रग्स हैं, वैक्सीन हैं, जो लगता है कि बड़ा सेफ है, सभी तो कर रहे हैं, जबकि वो बहुत डेंजरस है सभी के लिए, सारे बच्चों के लिए। सबको ऑटिज्म नहीं हो जाएगा,
लेकिन हर बच्चे को उसका दुष्प्रभाव झेलना ही पड़ता है। आप देखेंगे आज की तारीख में बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार हैं, क्योंकि आज की तारीख में जितने वैक्सीन लगाए जाते हैं इतना पहले इतिहास में कभी नहीं होता था। तो खैर, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलेंगे कल सुबह 10 बजे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।